start. Hello everyone, I am Ritesh Kumar Ravi, Assistant Professor, two times UGC NET JRF and Assistant Professor qualified. Now we are moving to a new and we can say as the seventh subject of our UGC NET एग्जामिनेशन सब्जेक्ट और जिसमें हम लोगों ने 6 सब्जेक्ट्स में completely C and C++ as a programming languages, then after data structure and algorithms, soon after that software engineering, then operating system, database management system, and lastly automata or the theory of computations हमने complete कर लिया है. बचे हुए कंपाइलर और कंप्यूटर ग्राफिक्स आपको मैम ऑलरेडी कवर करेंगे. तो इसके साथ ही हम ऐसा मान सकते हैं कि हमने अभी तक ऑलमोस्ट 6 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं. नाउ वी आर डेल्विंग टू द 2 सब्जेक्ट्स एट द सेम टाइम, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन के क्लासेस में आपको बताया था. और ये क्लास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इन क्लासेस के बेस पे हमारे मैक्सिमाइजेशन एश्योर्ड मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास मैथमेटिक्स चालू हो चुका है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम में यूजीसी नेट का वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट्स फ्रॉम द क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू हो गया है. तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रख रहे हैं, क्योंकि आने के वाले 5 से 10 साल में हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ आर्टिफिशियल या मशीन हमसे ज़्यादा एफिशिएंट माने जाएंगे विथ रेस्पेक्ट टू एनी वर्क. एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू बी केयरफुल एंड रीड दिस टॉपिक वेरी केयरफुली. With that concept, we are going to start with the discrete mathematics of propositional logic. Why are we learning first? मैंने बताया कि जैसे ही मैं 4 टॉपिक इस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से कंप्लीट करूंगा, आई क्विकली जंप इनटू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि हम जिस सब्जेक्ट के थ्रू एक मशीन को पढ़ाने वाले हैं दैट इज नन अदर देन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और द प्रपोजिशनल लॉजिक. ये पहला वो लैंग्वेज है जो हम अपने कंप्यूटर या मशीन को सिखाते हैं, विच इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग, जो हमारे सिलेबस के आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का एक पार्ट्स भी है, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया और समझाया था. From that point of view, from that aspects, it is very important to learn about the propositional logic first. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारे लिए जो एक फोटो आपको अभी दिख रहा होगा, एक बहुत ही अच्छे स्मार्ट पर्सनालिटी के साथ, तो मैं उनको पहले दिखाना चाहूँगा बिकॉज इनके बिना मेरा कोई भी टॉपिक आज चालू नहीं होगा. एंड इज द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू लर्न. होपफुली इट इज वेरी क्लियर टू यू एंड द पर्सन विच इज गोइंग टू बी seen over here is none other than this particular person named as जॉर्ज बुले. इनका नाम क्या था? जॉर्ज बुले साहब था. और ये जॉर्ज बुले साहब इतने खतरनाक और इतने बेहतरीन किस्म के इंसान थे कि इन्होंने पूरे कंप्यूटर साइंस की दुनिया को बदल के रख दिया, क्योंकि आज जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ हम सोच पा रहे हैं उनके जनक हमारे नन अदर देन द जॉर्ज बुले. और जिस बुलियन नंबर के आधार पे आप कंप्यूटर साइंस को जानते हैं, उन्होंने ही इस बुले देख रहे होंगे जॉर्ज बुले जिन्होंने बुलियन BOOLEAN से आपने सिंपली क्या जोड़ा है? EAN जोड़ा है. और इन्होंने ही कंप्लीटली प्रोपोजिशनल लॉजिक की बातें रखी. अब क्या बातें रखी हैं, तो किसी भी सब्जेक्ट को चालू करने के पहले मैं हमेशा कुछ न कुछ आपसे गुफ्तगू करता हूं एज अ फ्रेंड, एज अ टीचर, और उसके बाद हम जैसे उस इन्वायरमेंट को समझ लेते हैं तो हमें आगे पढ़ने में बहुत आसानी होती है. तो लेट्स स्टार्ट टॉक अमंग अस. तो हम लोग अभी तक बहुत सारी बातें कर चुके हैं कंप्यूटर साइंस के बहुत सारे सब्जेक्ट्स के रेस्पेक्ट में, लेकिन जो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आखिर कैसे और क्यों. जैसे मेरे हमेशा 3 क्वेश्चंस तो आप लोग जानते ही हैं, आप लोग 3 क्वेश्चंस मेरा हमेशा जानते हैं कि सर आप जब भी 3 क्वेश्चंस की बात करते हैं तो जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन आता है why. The very first question is why are we studying this discrete mathematics? What is the logic? What is actually the discrete mathematics or discrete
computations and organizations, and the third one is how, which is the longest questions which we learn. ये तीन ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझे हमेशा किसी सब्जेक्ट के स्टार्ट होने के पहले एक डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ चालू करने में या पढ़ाने में बहुत मजा आता है। तो क्यों सर? क्योंकि जितना मैं सोच पाता हूं, जितना आप समझ पा रहे होंगे कि जब मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करता हूं, तो जो सबसे पहला, या प्रपोजिशनल लॉजिक की मैं बात करता हूं, तो जो सबसे पहला चीज वर्ड आता है, सर व्हाट इज लॉजिक। हम लोग इन जनरल अब बातें करते हैं कि यार कि इस बात में क्या लॉजिक है। मतलब हम अक्सर अपने दोस्तों से बात करते समय बोलते हैं ना कि यार एक चीज बताना कि ऐसे चीजों के पढ़ने का क्या लॉजिक है कि जिसका हमें पता ही नहीं है, या क्या ऐसा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जो हमें पढ़ने के लिए इतना जरूरी, इतना इंपॉर्टेंट लग रहा है, व्हाई आर वी लर्निंग इट। तो मैं अगर इस क्वेश्चन का आंसर वन क्लियर स्टेटमेंट में बोलूं, तो हम जब लॉजिक की बात करते तो उसमें कुछ ना कुछ ट्रूथनेस ढूंढते हैं कि यार क्या ये वास्तविकता में बात करने लायक चीज है भी या नहीं भी। मतलब बोलते हैं यार इसके बात करने का क्या लॉजिक है, इस टॉपिक पे बात करने का लॉजिक है, या इस टाइम उस पर्टिकुलर पर्सन के बात करने का क्या लॉजिक है, या इस लॉजिक में मुझे घुसेड़ने का क्या मतलब है। हम लोग अपने जनरली इन सब चीजों की बात करते हैं कि हम अभी बात करने वाले हैं प्रपोजिशनल लॉजिक। देखिए, लॉजिक वर्ड मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे मोस्ट, कहते हैं ना, मोस्ट इलॉजिकली यूज किया हुआ वर्ड होता है। मतलब दुनिया में अगर अब कुछ समझ में नहीं आता तो हम लॉजिक वर्ड का यूज है। इसके पीछे क्या लॉजिक, अरे भाई रीजन बोल लो, कोई भी और वर्ड बोल लो, लेकिन लॉजिक बोलने का क्या मतलब। देखिए, लॉजिक कहने का मतलब है कि देयर इज सम स्टेटमेंट इन द वर्ल्ड जिसके पीछे कुछ ना कुछ सच्चाई होगी, या जिसके पीछे कुछ ना कुछ हो सकता है कि कुछ ना कुछ झूठ होगा। दुनिया में लॉजिक कहने का मतलब मैं यही समझता हूं कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। लॉजिक ये कहने का मतलब इसके पीछे का क्या रीजन है, या इसके पीछे का सच क्या है जो आप मुझे बता सकते हो। बहुत बढ़िया सर, आपने थोड़ी बहुत लॉजिक से हमारी, मतलब अगर आप लोगों ने 10th 11th 12th क्लास पढ़ा होगा और कंप्यूटर साइंस पढ़ के आया, तो लॉजिक गेट की भी जब हम बात करते हैं तो वहां पे ट्रू और फॉल्स की ही हम बात करते हैं, इफ यू रिमेंबर। अगर हम लोग ट्रू और फॉल्स की ही बात करते हैं, तो जब हम लॉजिक की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं, लॉजिक की बात करते हैं, तो लॉजिक का सिंपल मतलब होता है देयर इज ऑलवेज सम रीजन। लॉजिक सिंपली कहने का क्या मतलब होता है, देयर इज अ रीजन। एंड अगर इसके पीछे कुछ रीजन है, अगर देयर इज सम रीजन, तो देयर विल बी अ रीजन ऑफ एनी वैल्यू ऑफ अ ट्रू और फॉल्स। और इसी दो रीजन को हमने 1 और 0 से रिप्रेजेंट किया था, जिसे बुले साहब ने बुलियन, मतलब दो अलग अलग वर्ड, दो अलग अलग सच्चाई, दो अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करने के बारे में कहा। एंड दैट्स व्हाई this particular person who had just given a particular value, the particular value of understandability of a two lines either in the true or false are known as the boolean। तो मतलब दुनिया में अगर किसी भी हम सच और झूठ की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम बूलियन, मतलब किसी न किसी लॉजिक की बात करते हैं। और लॉजिक हमेशा दो चीजों के बीच चलता है, या तो सही या फिर गलत, या तो झूठ या फिर सच, या फिर सही या फिर गलत। इसके अलावा लॉजिक हमारा कहीं चलता ही नहीं है। इसका सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या लेना देना है? आप बता रहे हो कि वी आर गोइंग टू लर्न इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भैया मशीन को हम क्यों बना रहे हैं? मशीन, अगर आप याद करें ना, तो जिंदगी में हमारे आप पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हुए करते थे। बड़ा बड़ा इजीली मैं इसके आंसर्स आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूं। पहले हमारे लाइफ में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हुआ करते थे, जिसमें आप रीजन के साथ बड़े बड़े ढड्ढर लिखते थे, और आज भी कॉलेज लाइफ में वही चलता है। बट क्या ढड्ढर में कोई सही चीज लिख के आते हो क्या? मुश्किल से मैं मानता हूँ 10 to 20% बच्चे टॉपिक के अकॉर्डिंग या पढ़े हुए चीजों के अकॉर्डिंग लिख पाते हो। बाद बाकी जो 80% बच्चे हैं, जो मन में फुराएगा वो मन में लिखाएगा। मतलब इलॉजिकली चीजें लिखते हो जिसका उस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं होता है। जो जहां समझ में आ गया आप कूड़े की तरह लिख देते हो, लेकिन खुश होते हो कि हाँ ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर राइटिंग, ये हमारा हक है और हम इसे लिखेंगे। लेकिन लेकिन अगर मैं बात करता हूं, एक बहुत ही अच्छे समझदार ट्रिक की, तो
उसमें हमने पढ़ा था कि भाई जिस हम लॉजिक की बात कर रहे हैं उसमें एक ट्रिक की बात करें तो उन्होंने कहा कि भाई ये इतना डाटा लिखने का कोई मतलब नहीं है, हम तो ऐसा करेंगे कि आपको 4 ऑप्शन देंगे। आजकल तो 5 ऑप्शन चल रहा है, हम आपको 4 ऑप्शन देंगे। उस 4 ऑप्शन में से आपको जो सही लग रहा है, सही मतलब जो आपको सच लग रहा है, जो आपको ट्रू लग रहा है, एनी वन ऑफ द आंसर इज आइदर ट्रू, बस एक, या नॉट ट्रू है तो कोई एक ही ऐसा आंसर है जो कि फॉल्स है या नॉट ट्रू है। तो मतलब आपके उस लॉजिक जिसमें इतना इतना ढड्डर, और इस वजह से क्या होते थे, जो 80% बच्चों, मतलब 100% बच्चे, अगर मान के चले किसी एप्लीकेशन किसी एग्जाम में 1 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे और 1 लाख बच्चों का अगर मैं सब्जेक्टिव आंसर चेक करने जाऊं तो मुझे कम से कम 6 से 1 साल तो लगेंगे कि सारे बच्चों के, और उसके लिए फिर टीचर्स डिपेंड करेगा कि अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से उसी क्वेश्चंस के आंसर्स को परसेप्ट करेंगे, एंड हेंस एक लॉजिकली एक करेक्टिव वे नहीं आ पाएगा किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को फॉर द पर्टिकुलर पोजीशन हम सेलेक्ट कर पाए। तो हमने क्या कहा, लॉजिकली 4 में से कोई एक आंसर सही होगा, और उसमें से जो आंसर सही, अगर आप ऐसे आंसर्स करेक्ट करके आते हो तो यू विल बी सिलेक्टेड। हाँ, उसके जिसे हमने किसे क्या कहता, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या रीजनिंग बोला था। और बाद बाकी हम सब्जेक्टिव लेते हैं, लेकिन पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या ये पर्सन या क्या ये कैंडिडेट एक्चुअली सिंसियर है फॉर द सब्जेक्ट, क्या उसे बेसिक नॉलेज की रियलिटी या ट्रूली इंफॉर्मेशन या नॉलेज है या नहीं है। तो लॉजिक कहने का सिंपल मतलब अगर मुझसे पूछेंगे तो लॉजिक कहने का सिर्फ यही मतलब है कि जो आप बोल रहे हैं उसके पीछे का रीजन या सच या फिर ट्रुथ पता है या नहीं। क्योंकि अगर आपको वो पता है तो कोई भी आंसर क्या सही है या गलत है इसका अंदाजा आप लगा सकते हो। और हम अपने मशीन, हम एज अ ह्यूमन मशीन ऐसे ही चीज़ों को एनालाइज करते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे हमारे कोर्ट में भी वन बाय वन बहुत सारे गवाह प्रस्तुत किए जाते हैं, बहुत सारे से प्रूफ लाए जाते हैं, और जिन प्रूफ के आधार पे हम सही और गलत के बीच में डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ठीक हमारे मशीन्स जिनको हम लर्न करते हैं आउट ऑफ मेनी वर्ड्स देन स्टेटमेंट्स टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द करेक्ट थिंग एंड व्हाट इज द रॉन्ग थिंग। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अभी अपने मोबाइल को उठाता हूं और बोलता हूं कि भाई तो आप अभी तो आप देख रहे हैं कि वॉइस रिकॉग्नाइजर रहता है जो कि आपके द्वारा बोले गए चीजों को सुनता है और अकॉर्डिंगली उस पर एक्ट करता है। सो विद दैट आस्पेक्ट, विथ that aspect our programming or our propositional logic has been developed कि मैं हर एक स्टेटमेंट की पहले सच्चाई देखूंगा, अगर वो स्टेटमेंट सही है तो मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की सच्चाई देखूंगा, अगर वो भी स्टेटमेंट सही है और ऐसे सारे स्टेटमेंट सही हैं तो फिर मैं बोलूंगा कि ये जो वर्सन है या ये इनके द्वारा जो बोली गई चीजें हैं वो सही है। और यही चीजें हमारे पास आज के टाइम में एआई सपोर्टर और एआई, अभी आपने बहुत गूगल जेमिनी की बात सुन रहे होंगे, तो भाई ये कुछ नहीं करता है, ये आपके द्वारा किए गए चीजों को स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट बेस्ड अपॉन द ट्रूथनेस एंड द फॉलनेस वो आइडेंटिफाई करता है, साउंड को रिकॉग्नाइज करता है, उसके रेस्पेक्ट में उनको क्या आंसर पता है उसको रिकॉग्नाइज करता है, इवेंचुअली इट स्टार्ट्स आंसरिंग। जैसे बोलते हैं ओके गूगल स्विच ऑन द टॉर्च, तो वो स्विच ऑन, हालांकि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के पास चला जाता है, लेकिन वो भी हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक ब्रांच है, जिनकी वजह से आज के इस टाइम में हम फेस रिकॉग्नाइजर या फिर वॉइस रिकॉग्नाइजर ऐसे चीज़ों का हम यूज कर पा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि इस गणित को हम लोगों ने अपने मशीन लर्निंग या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कनेक्ट तो कर ही लिया है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर प्रपोजिशनल मतलब क्या होता है। देखिए, प्रपोजिशन का मतलब होता है कोई भी स्टेटमेंट या सेंटेंस जो आपके या मेरे द्वारा बोला जाता है। प्रपोजिशन मतलब एनीथिंग व्हाट वी स्पीक और लिसन is known as a proposition, but if it is connected with the logic, so a statement either having the true value or the false value will be known as a propositional a logic statement। ठीक है, और जिसे सबसे पहले हमारे जॉर्ज बुले साहब ने बड़े आराम से समझाया था कि देखिए, आप दुनिया में कोई भी स्टेटमेंट बोलते हैं तो मैं सिर्फ उन स्टेटमेंट्स को
वैलिड मानता हूं जहां पे इंट्रोगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, या जैसे स्टेटमेंट्स के आंसर आदर ट्रू और फॉल्स में दिए जा सकते, जैसे क्या वह पढ़ता है, अगर वो पढ़ रहा है तो बोलेंगे हाँ, अगर वो नहीं पढ़ रहा तो बोलेंगे ना। तो जिसका आंसर हाँ या ना में दिया जा सकता है, ऐसे किसी भी स्टेटमेंट को हम प्रपोजिशनल लॉजिक बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है सर। और ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करके एक फाइनल कंक्लूसिव स्टेटमेंट्स निकालना हमारा प्रिडिकेट लॉजिक या प्रपोजिशनल लॉजिक का एक रीजनिंग स्टेटमेंट कहलाता है। और जिसे हम, मैंने बोला था कि हम कहीं ना कहीं यूनियन, इंटरसेक्शन, मतलब कई सारे स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं और आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं आपको पढ़ाता हूं, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है सर, ट्रू है। और आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप अभी सभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक प्रॉपर एजुकेशनल या फिर ट्रेनिंग क्लासरूम है। बिल्कुल सही, या यूजीसी नेट के प्रिपरेशन का प्रॉपर इन्वायरमेंट है। ये हो गया। जैसे अब इसी में कंक्लूजन क्या निकला कि भाई आपका क्लास बहुत अच्छा चल रहा है, एक लाइन में बोल दिया। अब प्रॉपर क्लास बहुत अच्छा चल रहा है, टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, यस, और स्टूडेंट अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत इजी सी बात है सर। लेकिन अब मैं ऐसे बोल दूं कि यार मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं और आप क्या पढ़ रहे हो, क्या इसका आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हो? नहीं भैया, आप तो एक ढड्ढा लिख दोगे, एक पूरा पूरा पन्ना लिख दोगे। मैं सर इसलिए पढ़ रहा हूं कि अपने दुनिया के हर वो सपने, हर वो चीज, हर वो इज्जत, परंपरा, प्रतिष्ठा, पैसा, धन, दौलत, वो सारी चीजें कमा सकूं जो मुझे इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद मिल सकता है। ये तो बड़ी कहानी होगी। ट्रू और फॉल्स में आंसर थोड़ा ऐसे स्टेटमेंट जिसमें हमें, अब आप लोगों ने प्रोनाउन पढ़ा होगा, और उस प्रोनाउन में हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी आता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो किसी वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे, ऐसे शब्दों को लेकर के आते, तो वैसे स्टेटमेंट को हम प्रपोजिशनल लॉजिक नहीं बोलेंगे। बहुत मजा आया सर, आपने क्लियरली समझा दिया कि लॉजिक का स्टेटमेंट है किसी भी चीज के पीछे रीजन, जो सही और गलत, सच और झूठ, और ट्रू और फॉल्स के बीच का क्लियर कट आंसर दे देता है। और जब मैं प्रपोजिशनल लॉजिक की बात करता हूं, तो एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें हम सिर्फ ट्रू और फॉल्स के बीच में बात करते हैं, जिसमें इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स आइदर गिव द आंसर ऑफ ए ट्रू और फॉल्स, दैट इज नोन एज अ प्रपोजिशनल लॉजिक। बट यस अगेन, इफ द स्टेटमेंट इज हैविंग वह क्या करता है, तो भाई क्या करता है तो हाँ नहीं थोड़ा, वह क्या करता है, हाँ क्या करता है, नहीं, ऐसा तो नहीं चलेगा। सर वह पढ़ाई कर रहा, तो ऐसे रीजनिंग क्वेश्चंस में जहां एक बहुत सारे स्टेटमेंट्स हमें किसी एक स्टेटमेंट को फुलफिल या फिर आंसर के लिए किया जाता है, तो उसे हम सब्जेक्टिव स्टेटमेंट बोलते हैं रादर देन प्रपोजिशनल और क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव लैंग्वेज। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अब थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं। जॉर्ज बुले साहब, इन्होंने सबसे पहले प्रपोजिशनल लॉजिक के कॉन्सेप्ट्स को बोला। इज द लॉजिक ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स, मतलब कंपाउंड मतलब दो या दो से अधिक स्टेटमेंट्स के कॉम्बिनेशंस को कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। बिल्ड ऑन द सिंपलर स्टेटमेंट, कैसे बनता है? सिंपलर स्टेटमेंट कॉल विद द सो कॉल्ड एज अ बुलियन कनेक्टिविटीज। और बुलियन कनेक्टिविटी का मतलब मैंने अभी जस्ट बताया, मैं पढ़ता हूं तो ये और जो है एंड, ये बुलियन है। जैसे मैं पढ़ाता हूं या आप पढ़ते हैं, जैसे मैं या तो आपका यूजीसी नेट क्वालिफाइड होऊंगा या फिर आप यूजीसी नेट क्वालिफाइड होंगे, तो यहाँ पे या है। जैसे मैं नहीं पढ़ता हूं, तो ये एक स्टेटमेंट है, मैं पढ़ता हूं और आप नहीं पढ़ते हो, तो ये और नहीं पढ़ने का एक कनेक्टिविटी आ रहा है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को हम कनेक्टिविटी बिटवीन द टू स्टेटमेंट्स अब बोलते हैं, और जिसके बेस पे हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं। तो ये बुलियन, ये कंपाउंड स्टेटमेंट का मतलब आपको समझ में आ गया। बिल्ड फ्रॉम द सिंपलर, सिंपलर वर्ड मतलब ऐसे स्टेटमेंट जिसके आंसर आइदर ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे। So now some applications of computer science, obviously I told about the digital electronics which is having a great circuit for that, expressing the conditions in the programs, जहां पे आपको expression condition आपने if, मैंने एक्चुअली आपने क्या, मैंने आपको बहुत डिटेल्स में if else में के अंदर
जो कंडीशन लिखे हुए रहते थे, जैसे इफ हो गया, एल्स हो गया, इफ हो गया, देन फोर के अंदर कंडीशन था, वाइल के अंदर कंडीशन स्टेटमेंट था। तो ये एक्सप्रेशन जो थे, ये जो एक्सप्रेशन थे, आपको याद था कि मैं डेनिस रिचे से जब पढ़ा था, इसका वैल्यू या तो ट्रू आता था या फॉल्स। तो ऐसे स्टेटमेंट से के आधार पे हम आगे के प्रोग्राम्स में रन कराने हैं या नहीं, इसका पता चलता था। और क्वेरीज टू द डेटाबेस एंड द सर्च इंजन, यस अगेन हम लोग जिस तरह की चीजें, जैसे अभी तो क्या है कि वॉइस रिकॉग्नाइजर से आप बोल के भी रिकॉग्नाइज करवा लेते हैं, तो हम जितने भी क्वेरीज थे उन सबको डिपेंडिंग अपॉन बाय द विद द हेल्प ऑफ दिस वन वी कैन यूज इट। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये बेसिक क्लासेस है हमारे, तो इसमें कोई खास कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं नहीं, और आप लोग ऑलरेडी इसके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। तो वी विल बी क्विकली रीडिंग ऑल दिस थिंग्स विद द बेसिक्स ऑफ प्रपोजिशनल लॉजिक। अब चलते हैं हम ठीक है। तो अब हम चलते हैं और बड़े आराम से इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, राइट। तो अब हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि किस तरह से प्रपोजिशनल लॉजिक के स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स में हम कन्वर्ट करते हैं और अकॉर्डिंगली हम अपनी पढ़ाई करते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि भाई इसके ही स्टेटमेंट्स आपको एग्जाम में देखने को अब मिलेंगे। तो हमने जैसा कि देखा कि प्रपोजिशनल लॉजिक जॉर्ज बूले साहब के साथ था, और इसका सिंपल मतलब होता है कि भैया बूलियन कनेक्टिविटी के आधार पे हम चीजों को रखते हैं। तो हम चलते हैं कि डेफिनेशंस ऑफ ए प्रपोजिशन क्या होता है। तो मैंने प्रपोजिशन का सिंपल मतलब बताया था, इट इज नथिंग बट अ स्टेटमेंट। इट इज नथिंग बट अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इज व्हाट? स्टेटमेंट ऑफ अ टाइप ऑफ आइदर ट्रू और फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट होता है इसका मतलब क्या होता है? आइदर ट्रू और फॉल्स। ए प्रपोजिशनल लॉजिक इज एन असर्शन। असर्शन मतलब कोई भी चीज को पॉजिटिवली बोलना, विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। ये दोनों नहीं हो सकता, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये दोनों एक साथ तो कभी भी नहीं होगा। हाउएवर यू माइट नॉट नो द एक्चुअल ट्रू वैल्यू एंड इट माइट नॉट द सिचुएशन डिपेंडेंट। लेटर इन probability theory we assign the degree of certainty in the proposition, but now for now think a true and false only। मतलब अभी हम आगे बढ़ेंगे और कोई भी इंसान कितना सच या कितना झूठ बोल रहा है ये हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ये जो आपको है ये हम लोग पढ़ेंगे, चूंकि हमारे पास डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिस्टिक थ्योरी भी है जो हमें बहुत डिटेल्स में पढ़ना है। तो हम फिलहाल प्रपोजिशनल लॉजिक का मतलब यही कि कोई भी एक स्टेटमेंट जो ट्रू और फॉल्स है तो उसे हम बोलते हैं प्रपोजिशनल लॉजिक। तो अगर मैं आगे चलूं और देखूं कि भाई ये क्या है और ये कैसे वर्क करता है, तो वी विल गो फॉर दैट। ठीक है। डेफिनेशंस ऑफ ए प्रपोजिशनल लॉजिक हैज बीन डन। तो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट में कुछ इस तरह की, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं एग्जांपल्स ऑफ प्रपोजिशनल लॉजिक। जैसे अगर मैं बात करता हूं, बात करता हूं सर ये जो एग्जांपल ऑफ अ प्रपोजल से इट इज रेनिंग, तो इट इज रेनिंग तो यस एक अफर्मेटिव सिचुएशन है, ये एक अफर्मेटिव सिचुएशन है। तो बोलेंगे हाँ यस, अगर मैं देख लूंगा हाँ इट इज रेनिंग, यस पानी इज रेनिंग। बीइंग इज द कैपिटल ऑफ चाइना, तो ये ट्रू है या फॉल्स? हाँ सर ये ट्रू है, कोई दिक्कत। बीजिंग इज द कैपिटल ऑफ चाइना। 1+2 बट नॉट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जैसे हु इज देयर। अब भैया ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, मैंने बोला था ना कि जो प्रोनाउन हु, व्हाट, हुम, वेयर, हुज, अगर ऐसे क्वेश्चन है तो वो तो भैया अब इसका हम आंसर क्या बोलेंगे? जैसे ला 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 ला, गाना कोई भी गा रहे तो भैया उसका आंसर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा।
जस्ट डू इट, ये इंपेरेटिव। तो मतलब हम अपने लाइफ में कैसे स्टेटमेंट को सिर्फ ध्यान दे रहे हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स, जिसका एक लाइन में आंसर आ जाए कि हाँ भाई ये ट्रू है, या जैसे 1+2=3, ये ट्रू है या फॉल्स है, सर ये ऑलवेज ट्रू है। तो लाइक वाइज अगर मैं चलता हूं एग्जाम्पल्स के बाद कि व्हाट इज पैराडॉक्स, तो इफ पैराडॉक्स आर समथिंग, चलो अगर मैं बात करता हूँ पैराडॉक्स, व्हाट इज पैराडॉक्स? पैराडॉक्स आर सम स्टेटमेंट्स which is actually not completely saying with some sense, like जैसे I am lying, अरे भाई हम झूठ, मतलब ये स्टेटमेंट समझाने का मेरा तरीका है कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। इसका कहने का मतलब I am lying, is he speaking the truth or lying, true or false, neither true nor false, because we cannot say I am lying। तो भैया I am, अगर मैं हाँ बोलूँ तो फिर क्या है, तो इसका कहने का मतलब हाँ आप झूठ बोल रहे हो, नहीं बोलूँ तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो ऐसे स्टेटमेंट जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, मतलब जिसमें हम ट्रू और फॉल्स एग्जैक्टली नहीं बोल पाते हैं, दीज आर पैराडॉक्स, जिसमें ट्रू भी चलेगा और फॉल्स भी चलेगा। सो वी कैन नॉट डिसाइड whether it is a true or false. So if the statement is true, then he says he is lying, and that if he says the truth, he is lying। तो हम पता ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो बोलता है कि is I am lying, yes, तो मैं झूठ बोल रहा हूं, पता ही नहीं भैया, आप अपने वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बता रहा है। तो ऐसे स्टेटमेंट जहां पे डबल मीनिंग किसी भी चीज का समझ में आता है, दैट इज कॉल्ड द पैराडॉक्स स्टेटमेंट। तो ये if the statement is false, then the statement is his I am lying is false, which means he is telling the truth। so these kinds of statements are called as a paradox। हम लोग अपने लैंग्वेज में बोलते हैं कि यार समझ में नहीं आता है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो अपने डबल मीनिंग वाली जो बातें होती है ना उसको हम पैराडॉक्स बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। अब यहां से हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स आते हैं, जिसको मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया कि भैया क्या ये ऑपरेटर है। तो मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब यहाँ से हम लोग, चूंकि ये हमारे पास लास्ट पॉइंट ऑफ टॉपिक था जो मुझे दिखाना था, तो हम चलते हैं और कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं कि सर आप प्रपोजिशनल लॉजिक तो बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए, प्रपोजिशनल लॉजिक में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। प्रपोजिशनल लॉजिक में प्रपोजिशनल लॉजिक आपने क्लियर बोला कि भैया लॉजिकली स्टेटमेंट, कैसे स्टेटमेंट है, ऐसे स्टेटमेंट जो आइदर ट्रू और फॉल्स होंगे। स्टेटमेंट्स अब स्टेटमेंट क्या था जो हम बोलते हैं, विच कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। अब ये दोनों नहीं हो सकते। तो जब मैं स्टेटमेंट्स की बात करता हूं, तो जब ये स्टेटमेंट्स की बात करता हूं तो स्टेटमेंट्स आर द कंपाउंड स्टेटमेंट। ये क्या है? कंपाउंड स्टेटमेंट कहने, कंपाउंड स्टेटमेंट्स ऑफ सिंपल वर्ड्स, स्टेटमेंट्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। और सिंपल सेंटेंसेस कहने का मतलब होता है स्टेटमेंट्स जिसके सिंपली क्या मतलब हो, या तो ट्रू वैल्यू हो या फिर फॉल्स। नाउ हाउ द स्टेटमेंट्स आर बीइंग कंपाउंडेड, दिस इज द क्वेश्चन। सो
नाउ द क्वेश्चन इज हाउ द स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू बी कंपाउंड। सिंपल मतलब भैया इतना है कि मैं एक लॉजिकली स्टेटमेंट क्रिएट करना चाहता हूं और कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट के थ्रू हम एक कंक्लूजन में, फिर से बोल रहा हूं ये सारे स्टेटमेंट्स आने वाले क्लासेस के लिए हमारे कीवर्ड्स बनने वाले, तो हमें क्या ढूंढना है, सम स्टेटमेंट्स। तो अगर मैं कंपाउंड स्टेटमेंट्स की बात करता हूं, मैं किसकी बात करता हूं, कंपाउंड स्टेटमेंट्स की। तो हाउ द स्टेटमेंट्स आर कंपाउंडेड, तो कंपाउंड स्टेटमेंट्स की अगर मैं बात करता हूं, मैं कंपाउंड स्टेटमेंट्स की अगर बात करता हूं, तो हाउ द स्टेटमेंट्स आर कंपाउंडेड, द क्वेश्चन इज हाउ। तो यहां पे हमारे पास अगेन नाम बदल जाएगा, काम वही रहेगा। जैसे एंड स्टेटमेंट, दो या दो से अधिक स्टेटमेंट के बीच हम क्या लगाएंगे, एंड, फिर क्या स्टेटमेंट हो जाएगा, हाँ, और फिर क्या स्टेटमेंट होगा, नॉट। तो ऐसे स्टेटमेंट जहां पे हम एंड और नॉट की बात करते हैं, तो ऐसे स्टेटमेंट्स हमारे लिए बनते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट्स। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ दीज स्टेटमेंट्स आर कंपाउंडेड। जो बेसिक स्टेटमेंट थे, अगर आप लोगों को याद होगा कि हमने इसको हम ऑपरेटर्स भी बोलते हैं, हाउ विद द हेल्प ऑफ सम पॉपुलर बुलियन ऑपरेटर्स। हम इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पॉपुलर बुलियन ऑपरेटर्स। हम क्या बोलते हैं, पॉपुलर, या बिल्कुल बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं हम, ऑपरेटर्स। इन तीनों से तो हमने सबसे ज्यादा भाई कहाँ कहाँ मिला है, तो ऑलमोस्ट जितने सब्जेक्ट है ना वहां पे एज अ सेट फंक्शन के नॉर्म पे हम जानते ही हैं। यहाँ पे इनके बस नाम चेंज हो जाएंगे और कुछ ऐड ऑन फीचर्स भी हमारे पास आएंगे। जैसे एंड को हम यहाँ पे बोलते हैं कंजक्शंस। क्या बोलते हैं, कंजक्शंस। याद है कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, तो यही वहीं से उठाया था हमने, कंजक्शन। और को क्या बोलते हैं, डिसजंक्शंस। बहुत सुंदर सर। और को क्या बोलते हैं, दिख रहा है सबको, पूरा लाइट हो रहा है, डिसजंक्शन। और नॉट को क्या बोलते हैं, नेगेशन। नेगेशन। तो कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं कि भाई ये क्या है, इनके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, तो मैं अगर बिल्कुल क्लियर कट बता दूं कि जो आप लोग आज तक पढ़ते आ रहे थे कि भैया एंड का मतलब होता है जब दो या दो से एक्सप्रेशंस या कंडीशंस सारे के सारे अगर ट्रू होंगे तभी मेरा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन एज अ कंडीशन ट्रू होगा। यहाँ पे भी सेम मतलब है। तो यहाँ बस हम चेंज क्या करेंगे, जितने भी स्टेटमेंट्स है, प्रपोजिशनल लॉजिक स्टेटमेंट्स हैं, जितने भी स्टेटमेंट्स, अगर सारे स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तो फाइनल जो मेरा कंक्लूजन आएगा वो ट्रू होगा। और डिसजंक्टिव ऑपरेशंस में भैया क्या होता था पहले कि पहला कंडीशन अगर ट्रू आ गया तो आई कंडीशन हम चेक ही नहीं, आई एक्सप्रेशन हम चेक ही नहीं करते थे। तो यहाँ पे भी अगर पहला स्टेटमेंट ही ट्रू हो गया, अब बोलोगे सर कैसे, मैं मशीन की बात कर रहा हूं, मैं ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहा हूं। जैसे आप बोलते हैं ना कि कौन सा डिटेक्टर बोलते हैं, हाँ ये एक डिटेक्टर होता था कई समय हम लोग ने, तो आजकल तो क्या नाम है, जो डिटेक्टिव होते हैं वो तो कई सारे डिटेक्टर, ट्रूथ डिटेक्टर, फॉल्सिफिकेशन डिटेक्टर, सब आपके ब्लड प्रेशर मतलब पता कर लेते कि आप झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो। तो डिसजंक्शन की अगर बात करते तो दो या दो से ऑपरेशन है जिसके आधार पे कोई एक मेरा ट्रू है, any one statement is true then it is true, one statement। अब जब मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं तो प्रपोजिशनल लॉजिक समझेंगे जिसका आंसर सिर्फ ट्रू और फॉल्स, पैराडॉक्स नहीं समझेंगे। और नेगेशन मतलब जो भी स्टेटमेंट है जस्ट अपोजिट, नेगेशन का मतलब क्या समझेंगे, जस्ट अपोजिट स्टेटमेंट। अगर वो बोलता है मैं पढ़ता हूं तो नहीं भाई तुम नहीं पढ़ते हो, अपोजिट स्टेटमेंट। अभी हम लोग देखेंगे, मैं अभी पहले फीलिंग दे रहा हूं कि भैया कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, बस इनके पढ़ने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जा रहा है, ये आप थोड़ा सा इन्वायरमेंट हम लोग सेट कर रहे हैं। अगर मैं इसके अलावा भी कुछ स्टेटमेंट्स की तरफ जाऊं तो जो सबसे अच्छा स्टेटमेंट माना जाता है इन पूरे स्टेटमेंट्स में वो होता है इम्प्लाइज, जो कि हम सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं इस पूरे का पूरे अलजेब्रा में। तो इसको कहते हैं इम्प्लाइज, इम्प्लाइज, ठीक है। और जो दूसरा सबसे ज्यादा हम यूज करने वाले हैं वो है बाय कंडीशनल। क्या है, बाय कंडीशनल। इसको आप पहले अच्छे से समझेंगे, अभी मैं इन सब के टेबल बनाऊंगा,
आज मैं बस इन्वायरमेंट सेट कर रहा हूँ कि कुछ नहीं है भैया, हम बस जो बातें आज तक अलग अलग। अच्छा, इसमें एक और है जिसको आप जॉर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप जॉर भी लिख दीजिए, और जॉर आपको पता है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स आप ऑलरेडी पढ़ के आए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ के आए हैं, सेट थ्योरीज में पढ़ के आए हैं, जॉर भी आपने पढ़ा ही होगा, है ना। तो मैं अब इन दोनों के बारे में डिटेल्स के साथ बात करूंगा, डिटेल्स के साथ बात करूंगा। देखो, एंड और नॉट तो बड़े आराम से हमें पता था, हम सिंबल भी देख लेंगे, हम उसके टेबल्स भी देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले इम्प्लाइज दैट। तो सबसे पहले मैं इम्प्लाइज दैट का नोटेशन बताता हूँ, ये आपको सबसे ज्यादा दिखने वाला। और बोथ इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये होता है, और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये कई जगहों पे आपको ऐसे भी मिलेगा देखने को, और कई जगहों पे आपको ये भी देखने को मिल जाएगा बोथ इम्प्लाइज दैट में, ठीक है। और कभी कभी आपको बहुत सारे जगहों पे ये बड़ा बहुत ही ज्यादा बहुत इक्विवेलेंस या फिर बोथ इम्प्लाइज दैट कहने का मतलब ये है। देखो यहाँ पे मतलब कहने का होता है इफ। अब इसके कई सारे नाम है, फिलहाल मैं इफ और डॉट 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 देन लिख रहा हूं। इफ दिस वन, इफ एक्स देन वाई। मैं इसको मतलब इफ कोई एक्स स्टेटमेंट है, कोई वाई स्टेटमेंट है, इसका कहने का मतलब इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, एक्स देन वाई, ऐसा कुछ। या इसको बोलते हैं आई डबल एफ। इफ, इस पूरे लाइन को हटा करके एक लाइन में बोलते क्या बोलते हैं, इफ एक्स देन वाई। तो अगर आप इसको बड़े आराम से देखें कि सर ये आप मुझे क्यों पढ़ा रहे हैं, इसके पढ़ाने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम अपने जिंदगी में इफ, वो कहते हैं नो इफ नो बट, मतलब अगर अपने लोगों को बहुत क्लियर कट कहना होता है कोई भी चीज, तो हम अपने एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि देखो फालतू की बातें नहीं करेंगे, नो इफ नो बट, आई वांट ओनली द आंसर्स, वेदर आर यू गोइंग विद मी और नॉट, यस और नो। तो दुनिया में जितनी भी बातें हैं ना, मैं अगर अपने दिल दिमाग से पूछूं तो मैंने आज तक जिंदगी में जिसको यस और नो में आंसर करते हुए देखा है ना, दे आर द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। हाँ, मैं एकदम क्लियर बता रहा हूँ, उनको फिर जिंदगी में ज्यादा कुछ कहते हैं ना कि झंझट नहीं है लाइफ का, कि कोई उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहा है। तो कुछ लोग बोल सकते हैं कि दे आर द रूड, बट आई स्ट्रांगली बिलीव एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट बिकमिंग अ मास्टर्स एंड इवन सर्टिफाइड मास्टर्स ऑफ अ प्रोफेसर, एज अ प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस। भैया जिंदगी में दो ही चीज है, या तो सही या फिर गलत, या फिर अब सही गलत के बीच में आता है झूठ या सच, या फिर उसके बीच में बोलते हैं ट्रू और फॉल्स। जिस इंसान ने क्लियरली हाँ या क्लियरली ना बोलना सीख लिया है दुनिया में, वो सबसे खुश इंसान है। लेकिन उससे भी ज्यादा खुश इंसान वो है जो इफ और देन के आंसर्स को समझ गया है। मतलब क्या है सर, ऐसे होते ना, काश आप हमारे होते, ऐसे स्टेटमेंट जब हम बोलते हैं तो इसका कहीं ना कहीं रिलेशन इफ एंड देन से है। जैसे इफ यू वेयर माई फ्रेंड, अगर आप मेरे दोस्त होते हैं, देन आई कुड हेल्प यू। इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या, समझ गए होंगे। अगर आप मेरे दोस्त होते तो मैं शायद आपकी मदद कर देता, मतलब मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। तो उससे भी खुश इंसान वो है जो चीजों के बारे में बहुत ही क्लियर कट तरीके से समझ जाता। और ये इससे कि मैं आपकी मदद कर देता, अगर आप मेरे स्टूडेंट फ्रेंड होते तो जब ऐसे स्टेटमेंट्स बोले जाते हैं तो उसका मतलब होता है इम्प्लाइज दैट और इम्प्ले। या अगर मैं और क्लियरली बोलूं तो ये एक कंडीशनल, ये बाय कंडीशनल है ना, इसको अगर मैं और इजीली बोलूं तो ये मेरा एक सिंगल कंडीशनल, वन कंडीशनल, ये बाय मतलब दोनों कंडीशन, आगे भी जा रहा है और पीछे भी, तो ये वन कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसको वन कंडीशनल बोल सकते हैं। बाय मतलब इसको यूनी कंडीशनल भी बोल सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से इसको लिख दिया यूनी कंडीशनल। और ये पूछा हुआ है मुझे, इसरो साइंटिस्ट में पूछा हुआ था कि बताएं कि कौन सा इंजन पूछा था उन्होंने, हाँ इंटरफेरेंस इंजन सुना है क्या आपने, वो 2016 में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोग जानते भी नहीं थे, और 2017 में जब मैंने तैयारी की तो वहां पे मुझे इन्फरेंस इंजन देखने को मिला था। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ इट, लेट इट गो। सो इम्प्लाइज दैट मतलब जहां पे हम कंडीशनल, मतलब एक ऐसी दुनिया की बात करते जहां एक चीज अगर ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो उसके आधार पे देन वाली बातें होंगी। देन
अकॉर्डिंगली देन वाली बातें होंगी। अगर ये ट्रू या फॉल्स है, ये ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स है, तो इसके आधार पे ये होगा, ये अकर करेगा, है ना। ये क्या होगा, ये ट्रू और फॉल्स डिसाइड करेगा। इसमें क्या कहने का मतलब है कि भैया आपका दोनों ट्रू होगा, मतलब ये भी इफ वाला पार्ट, ये वाला पार्ट भी ट्रू होना चाहिए और ये वाला पार्ट भी, देन वाला पार्ट भी क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। या फिर इफ वाला पार्ट भी फॉल्स होना चाहिए, देन ये वाला पार्ट भी अब फॉल्स होना चाहिए। मतलब क्या कहने का मतलब है, इसके कहने का मतलब है मैं आपकी मदद करता इफ एंड ओनली इफ आप मेरे दोस्त होते। मतलब अगर आप मेरे दोस्त नहीं हो तो मैं आपकी मदद नहीं करूंगा, और अगर आप मेरे दोस्त हैं तो मैं बाय डिफॉल्ट आपकी मदद करूंगा। देख रहे हो स्टेटमेंट, समझ रहे हो क्या मतलब। हम इन सारे स्टेटमेंट्स का हमारी जिंदगी में क्या लेना देना है, इतना ही लेना देना है कि हम इंसान को पहचान सकते हैं, हम इंसान की परख कर सकते हैं, हम ये जान सकते हैं कि सामने वाला कहना क्या चाहता है। और यही हम मशीन को सिखा रहे हैं कि सामने वाला बोलना क्या चाहता है, आप ये सीखो। हम इमोशंस क्या है, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ और बहुत क्लियरली बोलता हूँ, देखो कभी ये मत सोचो कि इंसान सामने वाला बोल क्या रहा है। बड़ा मजेदार होता है ये, मतलब मुझे ये पढ़ाने में ना, मैं इंसान को ना उसकी जिंदगी सिखा देता हूँ। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या प्रपोजिशन लॉजिक पढ़ाते पढ़ाते एक इंसान को ये सिखा देता हूँ कि आपको हमेशा अपने लाइफ में चीजों को कैसे लेके चलना है। कहने का क्या मतलब क्या है कि जैसे अगर मैं बात करता हूं कि भाई सामने वाले से अगर आप बात कर रहे हैं तो बाय जस्ट 5 और 6 टाइप ऑफ स्टेटमेंट, एंड और नॉट, जोर बहुत कम काम आता है। लेकिन कंडीशनल और बाय कंडीशनल स्टेटमेंट के रेस्पेक्ट में मैं दुनिया के किसी भी इंसान के कहने का मतलब समझ जाता हूं। और मैं ये भी समझ जाता हूं कि सामने वाले इंसान के औकात इन कॉर्ड्स विच इज आई जनरली नॉट यूज्ड, कि सामने वाला किस तरह का कैसा इंसान है, मैं उसकी भी परख सिर्फ इसी बात से कर लेता हूं। मैं एकदम से क्लियर बता रहा हूं, ये मेरा एकदम बहुत ही प्रॉपर कह सकते हैं कि फीलिंग रहती है कि मैं किसी भी इंसान को उसके ऐसे स्टेटमेंट कि अगर उसने पर परंतु किंतु लेकिन लगाए, कृष्ण भगवान ने स्वयं ही कहा है कि जो इंसान पर परंतु किंतु लेकिन लगा करके बात करता है, हमेशा समझिए उनके कहने का आशय कुछ और वो कह कुछ और रहा होता है। तो हमेशा ध्यान देंगे। तो ये पर परंतु किंतु लेकिन जैसा ही स्टेटमेंट है। अगर मैं अपने लैंग्वेज में बात करूँ तो अब तक आपको फील आ रहा होगा सर कुछ नहीं, मैं एक्चुअली मैं इन्वायरमेंट सेट कर रहा हूँ कि हम लोग किस तरह से इस पूरे, चूंकि एक बार हम एंटर कर जाएंगे, चूंकि मैं ये सारे अभी सिंपल स्टेटमेंट्स पढ़ा रहा हूँ, अभी हम इसके हजारों हजार इम्प्लीकेशंस, अब मैं बोल रहा हूँ इम्प्लीकेशंस, इसके बहुत सारे मतलब होते हैं। मैं वहाँ पे इन्फरेंस इंजन रूल्स के बारे में पढ़ाऊँगा, वहाँ पे बहुत सारे टॉट एंड प्रो और लॉट एंड प्रो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स बोलूँगा। ये सर ये क्या है, तो ये सारे उसी पे होंगे। लेकिन पहले हम भावनाओं को समझ रहे हैं कि भाई कहने का मतलब क्या है। कहने का मतलब ये हमारे और आपके बीच की जो बातचीत है वो एक मशीन को समझाना, जिस तरह से हम और आप किसी भी इंसान के कहने की भावनाओं से समझ जाते कि वो कहना क्या चाहता है। लाइकवाइज एक मशीन को भी थ्रू डिस्क्रीट मैथमेटिक्स प्रपोजिशनल लॉजिक कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू मेक स्टेटमेंट्स इन द ट्रू और फॉल्स इन सच ए वे दैट we can conclude what he actually wants to say, either truth or false. That is the concept of a propositional logic. तो ये 5 तरह के स्टेटमेंट्स आप याद रखेंगे जैसा कि मैंने बताया है। मैं थोड़े से इसके सिंबल्स को भी लिखता हुआ चलूं कि सर ये क्या था, तो मैं अभी पहले इनके सारे सिंबल्स, सारे के सारे लॉजिक्स, ये मेरा पहला क्लास है, मैं यही करता हूं कि पहले बेसिक चीजें पढ़ाता हूं कि क्या है ये स्टेटमेंट, क्या है दुनिया में। याद रखिएगा क्या पर परंतु कैसी, ये जो क्यों क्या और कैसे बताया ना, इसके उत्तर देने के लिए हमें कई सारे स्टेटमेंट्स को ट्रू और फॉल्स प्रूफ करना पड़ा। अगर आपने थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में देखा था तो हमारे थ्योरम्स जो स्टेटमेंट्स हमारे एग्जाम में पूछे जाते थे उनके प्रूफ बहुत लंबे लंबे होते थे, बहुत बड़े होते थे, जो हमारे आउट ऑफ रीच थे एक्चुअली हमारे सिलेबस से। तो मैंने बताया नहीं, बट आप फील ले रहे होंगे कि हाँ भाई दुनिया में जो भी स्टेटमेंट्स हमें ट्रू और फॉल्स या यूनिवर्सल ट्रूथ या यूनिवर्सल फॉल्स में लेके आते हैं उसके लिए कई सारे स्टेटमेंट्स को ट्रू और फॉल्स करके बताना होता है। लेकिन हैंस प्रूव्ड, हैंस ट्रूथ ये बोलना चाहते हैं। तो हम लोग चलते हैं इसके सिंबॉलिक फॉर्म्स की तरफ और हम फिर इसे अब बहुत डिटेल्स में चीज़ों को देखेंगे। तो हमारे पास अब तक जो 5 सिंबल्स आए हैं
एक्सेप्ट बोथ ट्रू, ये हमारे पास ऑलरेडी बहुत बार आ चुका है। अभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ये हमें दिखाई देंगे, ये हमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हमें दिखाई देंगे। तो अगर मैं एंड की बात करता हूं तो एंड सिंबल को आप लोगों ने कुछ ऐसे लिखा हुआ था। मैं थोड़ा सा इसको चेंज करूंगा। देखिए मेरा आज का लक्ष्य सिर्फ इतना है, आपने इसे एंड कहा था, अब यहां पे इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे, इसे हमने एंड कहा था। और कैसे कहा था भाई? और जो होता था ये यू की तरह होता था। नॉट कैसे होता था? नॉट या तो हम रेकरिंग डाल देते थे या फिर कुछ ऐसे डाल देते थे, है ना, जैसे टिल्ड कर देते थे। ये सारे के सारे सिंबल्स नॉट के थे, ये या तो ये डालते थे या फिर ये या फिर ये। और जॉर जो था ये बड़ा ही प्यारा था, हम और ऐसे डालते थे और इसको कुछ इस तरह से हमने मिला दिया, तो ये हमारे लिए जॉर होता था। लेकिन हमारे डिजिटल डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, डीएमएस में, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ये सिंबल से थोड़ा सा ये जो है ये थोड़ा नुकीला हो जाता है। ऐसे याद रखेंगे, ये क्या हो जाता है? थोड़ा सा नुकीला। अगर हम लोगों ने देखा था सीएनएफ फॉर्म, और ये कैसा हो जाता है? ये हो जाता है कुछ ऐसा। अभी हम लोग इनके टेबल बनाएंगे कि इन टेबल्स को हम यूज करेंगे, और यहाँ पे हम इसको कैसे यूज करते हैं, कुछ इस तरह से। और अगर मैं जॉर की बात करूं तो जॉर में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ये बिल्कुल इसी तरह के से यूज़ किए जाते हैं और सेम टू सेम सिंबल ही यूज़ किए जाते हैं, इसमें कुछ खास चेंज रहता नहीं। लेकिन जब मैं बात करता हूं इम्प्लाइज दैट, जैसा कि मैंने एरो बना दिया है, तो इम्प्लाइज दैट का सिंपल वे में या तो ऐसे यूज करते हैं या फिर ऐसे यूज करते थे। दोनों सिंबल्स आपको देखने को मिलते हैं फॉर इम्प्लाइज। और डबल इम्प्लाइज में या तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा या फिर ऐसा देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब होता है डबल इम्प्लाइज। तो मैंने इसे और कर दिया। उम्मीद करता हूं ये जो 6 स्टेटमेंट्स आपको दिख रहे हैं ये प्रपोजिशनल लॉजिक को कंपाउंड स्टेटमेंट्स में चेंज करने में मदद करते हैं, और जिसका एकमात्र लक्ष्य होता है कि सारे स्टेटमेंट्स को मिला करके आप या तो सच बोलेंगे या फिर झूठ, लेकिन दोनों एक साथ नहीं बोल सकते हैं। तो मुझे कंक्लूजन आइदर ट्रू चाहिए या फॉल्स चाहिए, इन बिटवीन मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन द थ्रू आउट ऑफ आवर कंप्लीट सिलेबस, और जिसके सच और झूठ के बीच ही हमारा पूरा कंप्यूटर साइंस 0 और 1 में के बीच रह जाता है। ये बड़ा सुंदर लगा होगा सुन के कि सर ने बड़ा सही बात बोला यार, एकदम खतरनाक वाली बातें बोली हैं। तो लेट्स गो विद इट एंड सी कि इसका टेबल कैसा होता है और किस तरह से। तो मैं ये आप ऑलरेडी जानते होंगे कि अगर मैं एक स्टेटमेंट ट्रू लेता हूं, अगर मैं मान लेता हूं कि प्रपोजिशनल स्टेटमेंट में क्या मान लेता हूं, P1 और P2 मान लेता हूं। मैं क्या मान लेता हूं? P1 एंड P2 मान लेता हूं, या मान लेता हूं कि P मेरा कोई स्टेटमेंट है। तो हम सबके अब ट्रूथ टेबल चलते हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो हम ले रहे हैं वो है मेरा कंजक्शन। क्या है? कंजक्शन। तो ये कंजक्शन कहने का मतलब आप क्या समझेंगे? सर हम तो मन ही मन क्या समझेंगे? एंड। क्या समझेंगे? एंड। बस इतना ही याद रखना भाई, कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूं, सब पुरानी चीजें हैं। बट सिंबल आपको यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं समझ करके क्या समझेंगे? कुछ ऐसा। तो ये आपको आपके कमिंग क्लासेस के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसको देख के कुछ नया नहीं समझेंगे, ये पता है कि भैया ये एंड जैसा है। अब मैं मान लेता हूं कि अगर P1 मेरा एक स्टेटमेंट है, मैं क्या मान लेता हूं? P1 एक स्टेटमेंट है। P1 इज माय क्या है? फर्स्ट प्रेडिकेट लॉजिक। ये है प्रपोजिशनल लॉजिक। ये क्या है? प्रपोजिशनल लॉजिक। प्रपोजिशनल या स्टेटमेंट, प्रपोजिशन या स्टेटमेंट। और P2 कोई दूसरा स्टेटमेंट। P2 इज कोई फर्स्ट प्रपोजिशनल स्टेटमेंट है, फर्स्ट। और P2 कोई सेकंड। ये क्या है? सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट। तो अब ये या तो ट्रू होगा, अरे भाई वही कॉन्सेप्ट चल रहा है, कोई चेंज नहीं भाई साहब, कहीं कोई चेंज नहीं है। ये या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। लाइक वाइज ये या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में हम लोग एक टेबल बना रहे हैं, और यही टेबल हमें सब जगह काम आएगा। तो ये टेबल में बनाता हूं आपको एक ब्लैक कलर से,
तो मैं मान लेता हूं P1 कोई स्टेटमेंट है और P2 कोई स्टेटमेंट है। P1 एक स्टेटमेंट है और P2 कोई स्टेटमेंट है, और P1 और P2 स्टेटमेंट के बीच एक बहुत ही अच्छा सा लाइन है। ठीक है, और मैंने एक और स्टेटमेंट लिया जो कुछ ऐसा है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि P1 एंड, क्या बोला, अब ये एंड कुछ ऐसा है, ये कंजक्टिव फॉर्म बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, कंजक्टिव फॉर्म। ये आगे आने वाले सब्जेक्ट्स में बस आपको दिमाग में रखना है, मैं एंड इसीलिए रखा हुआ हूं कि भूलना मत, ये हमारा पिछला वाला ही कॉन्सेप्ट है। हम कोई 30 मार खा नहीं बन रहे हैं, हम लोग बिल्कुल बेसिक। कैसे सर हैं सर, मतलब चीजों को एक जैसा ही बच्चों की तरह बोल देते हैं। बिल्कुल यार, हम तो उतने कह सकते हैं कि मैं ऐसा मानता हूँ पूरा कंप्यूटर साइंस एक ही सब्जेक्ट है। ये 10-10 12-12 सब्जेक्ट 8-8 सब्जेक्ट। अब ये बोलोगे सर ये तो आप अब बोल रहे हो ना, जब आप मास्टर्स हो चुके हो, बड़े बड़े ज्ञानी हो चुके हो, सारे एग्जाम्स क्वालिफाई, जी हाँ मतलब ये बोल सकता हूँ। लेकिन मेरी ऐसी फीलिंग है कि सारे सब्जेक्ट से कॉन्सेप्ट इन कंप्यूटर साइंस ऑलमोस्ट एक है। उनका एकमात्र टारगेट है कि भैया दुनिया की जितनी भी चीजें हैं इसको जीरोज एंड वंस में तुम कन्वर्ट कर दो, है ना, तुम कन्वर्ट कर दो। तो अगर मैं पहला स्टेटमेंट ट्रू मान लेता हूं, अब ये पहला स्टेटमेंट क्या है, जैसे मान लेता हूं कि पहला स्टेटमेंट क्या है, मैं मान लेता हूं कि इट इज रेनिंग। मैं मान लेता हूं इट इज रेनिंग। पहला स्टेटमेंट भाई मान नहीं सकते, अरे बहुत अच्छे से मान सकते हैं सर, आप क्यों टेंशन, आप तो लिखो, है ना। मैं मान लेता हूं कि पहला स्टेटमेंट क्या है, इट इज रेनिंग। बाहर जो है वो बारिश हो रही है, तो मैंने P1 स्टेटमेंट क्या मान लिया, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। और दूसरा है कि वी विल प्ले, वी विल नॉट प्ले, या ऐसे लिख सकते हैं इट इज रेनिंग देन टेक एन अम्ब्रेला। जैसे इट इज रेनिंग टेक एन अम्ब्रेला, है ना, गो विथ अम्ब्रेला। ठीक है, कोई भी एक स्टेटमेंट ले सकते हैं, इट इज रेनिंग देन टेक एन अम्ब्रेला, या कोई एक स्टेटमेंट इट इज रेनिंग, इसी से मतलब अगर बारिश हो रही है तो लेट अस प्ले, या ऐसा स्टेटमेंट मान लीजिए इसमें ट्रू और फॉल्स कोई स्टेटमेंट आता है। अगर बारिश हो गई है, हो रही है, तो इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है तो वी विल वेट, है ना, तो हम लोग भीग सकते हैं, तो वी विल वेट। तो पूछ सकते हैं विल वी वेट, या फिर वी शैल वेट, है ना, वी शैल वेट। ये दो कोई भी स्टेटमेंट जिसका ट्रू और फॉल्स हमने, ये बहुत अच्छे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आएंगे। इफ यू, इससे भी अच्छा एग्जांपल लेते हैं, हटाओ ये सब एग्जांपल, क्या है कि थोड़ा फील नहीं आ रहा है सर। यू स्टडी, यू विल पास, इससे अच्छा यू विल पास। मैंने पहला स्टेटमेंट दिया, यू स्टडी, तुम पढ़ते हो, हाँ या ना, दो में से एक चीज है। ठीक है, तुम पढ़ते हो, तो ठीक है, हाँ या ना। यू विल पास, हाँ या ना, ये दो ही स्टेटमेंट के आंसर हो सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट मैंने बोल दिया तुम पढ़ते हो, और क्या है, तुम पास भी हो जाओगे, पहला दोनों ट्रू है। तो तुम पढ़ते हो, और इसको क्या लेंगे, तुम पढ़ते हो और तुम पास हो जाओगे, तो ऑब्वियसली ये बात तो बिल्कुल सही है, तुम पढ़ते हो और तुम पास हो जाओगे, तुम नहीं पढ़ते हो तो पास नहीं हो गया। अब आएगा वैसा भी स्टेटमेंट, तुम पढ़ते हो ट्रू, और ये क्या हो सकता है, फॉल्स। तो तुम पढ़ते हो और तुम पास नहीं होगे, ये तो बिल्कुल खराब बात है सर, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं पढ़ता हूं, मैं पास फेल कैसे हो जाऊंगा। कोई स्टूडेंट अगर पढ़ता है तो वो फेल हो सकता है सर, बिल्कुल नहीं हो सकता है फेल। तीसरा, एकदम फील आ रहा है आप क्या, कि तुम पढ़ते हो तुम पास हो जाओगे, सही बात है सर। तुम पढ़ते हो तुम पास नहीं होगे, बिल्कुल गलत बात है सर। तुम नहीं पढ़ते हो और तुम पास हो जाओगे, पागल समझ रखा है क्या सर।
अरे भाई भगवान का खेल है, भगवान पास करा देंगे, इतना नहीं चलता है भैया। भगवान मदद उसी की करता है। मैंने मेरे घर में बचपन में कहा था, ईश्वर उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करता है। तो भाई क्या चाहते हो, बैठे रहोगे, भगवान ऊपर से आएंगे, लो बेटा हम तुम्हें। हाँ, कुछ लोग पिछले जन्म का नसीब होता है, कुछ लोगों के अपने कर्म होते हैं, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। वो भी उनके किए हुए कर्म होते हैं, उनके मेहनत होते हैं, जो पॉजिटिवली थैला लेकर के अगले जन्म में आते हैं, बड़े बड़े घर में अंबानी अडानी के यहाँ पैदा हो जाते हैं, है ना, टाटा बिरला के यहाँ पैदा हो जाते हैं, तो उनकी अपनी नसीब है, उनके अच्छे कर्म है ना। बाद बाकी चीज तो यही चलती है ना। अब जैसे तुम नहीं पढ़ते हो और तुम नहीं फेल होगे, ऐसा हो सकता है क्या? तुम नहीं पढ़ते हो तुम फेल भी नहीं होगे, बहुत गलत बात है सर। तो इस तरह के स्टेटमेंट, अब ये क्या है, कुछ अगर तुम याद करो या आप लोग याद कर पाए तो बड़े आराम से आपको याद हो जाएगी। ये एंड वाला तो ऐसा ही होता था ना, एंड वाला ग्राफ कैसे होता, अगर मैं ट्रू फॉल्स की बात करूं तो अगर ये मेरा एक टेबल बनता था ट्रू फॉल्स वाला, तो ये ए रहता था, ये बी रहता था। आपको मैं ये भी बनाता हूं, यहाँ पे ए एंड बी रहता था, तो ये 1 1, ये 1 0, ये 0 1, ये 0 0, यही तो मैं बोल रहा हूँ, ये 1, तो ये दोनों ट्रू, ऐसा ही तो बनता था, यही तो मैंने यहाँ पे भी बना। कौन सा नया चीज पढ़ा दिया आपको? कुछ नया नहीं पढ़ा है, बच्चों वाली चीजें हैं। बस यहाँ पे जो चीजें पढ़ा रहा हूं वो स्टेटमेंट है। वो क्या है? एक स्टेटमेंट है। वो क्या है? एक प्रपोजिशनल स्टेटमेंट है, वो एक कहानी है, वो एक बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। आगे चले। हाँ सर, बड़े शौक से चलिए। अगला स्टेटमेंट है, फॉर एन एग्जाम्पल, इसी को कॉपी करते हैं, इसी को हम आज सारे के सारे जितने भी 6 स्टेटमेंट्स है उसको हम कवर कर लेंगे। अब कंजक्शन के बाद मैंने क्या पढ़ाया था? ऑब्वियसली सर आपने डिसजंक्शन पढ़ाया था, तो मैं डिसजंक्शन की ही बात करूंगा। चलिए इसको कॉपी करते हैं, चलते हैं। अब मैंने क्या किया, कंजक्शन की जगह पे सिंपली क्या जोड़ दिया? डिसजंक्शन। क्या जोड़ दिया मैंने? डिसजंक्शन, DISJUN, डिसजंक्शन। मतलब कंजक्शन की जगह पे मैंने क्या रख दिया है? डिसजंक्शन। मैंने क्या रख दिया है? डिसजंक्शन। क्या हो गया? डिसजंक्शन। और डिसजंक्शन में मेरे पास सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी? उलट जाएंगी। ये एंड क्या हो जाएगा? और में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये? अब इसके साइन क्या हो जाएंगे? कुछ ऐसे। याद रखने के लिए क्या हो जाएगा? ऐसे। और आपको पता है कि भैया और की जब हम बात करते थे, ए यूनियन, जो चीजें वहां पढ़ रहे थे वही चीजें यहाँ भी चलेंगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी। और इसी का वैल्यू कुछ ऐसा होता था कि दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो तो ट्रू होता था, बाद बाकी सब फॉल्स। तो यहाँ पे 1 1 0। अब मैं यहीं पे ये चीज करूंगा, तो चलते हैं अब स्टेटमेंट के आसपास कि सर अब ये क्या कहता है, तो देखेंगे अब चीजें कैसे। तो ये आपको याद है तो ये भी याद ही रहेगा। ये खतरनाक है सर, है ना। आप जिंदगी को इतना आसान कर दियो सारे सब्जेक्ट्स को, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा चीजें आसान हो ही नहीं। और ये फैक्ट है, मैं चीज़ों को बिल्कुल आसान तरीके से इतना रखता हूं कि आपको चीज़ें बड़ी आसान लगने लगती है। तो सर यहाँ पे भी तो सिंबल चेंज कीजिए, तो चलिए मैं यहाँ के सिंबल चेंज करता हूं और फिर इसी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है? यू स्टडी, पहला स्टेटमेंट है जो कि ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकता है। यू विल पास, ये भी दूसरा स्टेटमेंट है। तो बोलता है तुम पढ़ते हो, यहाँ कहना तुम पढ़ते हो या तुम पास हो जाओगे। सर मैं पढ़ता हूं, एक भी स्टेटमेंट सही है तो बात सही है तुम्हारा। अब तुम पढ़ते हो और तुम फेल, या तुम फेल हो जाओगे, तुम पास नहीं होगे। तुम पढ़ते हो या तुम पास नहीं हो जाओगे। तो तुम पढ़ते हो, जब पढ़ते हैं तो फिर मेरा अगले का कोई मतलब ही नहीं है, मुझे तो एक स्टेटमेंट से बात है। तो सर ये सही है। तुम नहीं पढ़ते हो या तुम पास हो जाओ, भैया मुझे डिग्री मिल गई है, दोनों में से कोई एक चीज सही है, तो मुझे पहले वाले से कोई मतलब नहीं है। तो सर ये बात भी आपकी ट्रू है। अब फेल में देखो, तुम नहीं पढ़ते हो और तुम पास नहीं होगे, सर दोनों बात झूठ है। हम पढ़ते भी नहीं और हम पास भी नहीं होंगे, कौन सी बात कर रहे हो? नहीं नहीं ऐसा नहीं है सर। तो ये फॉल्स। देखिए ये बिल्कुल वैसा ही हुआ। क्या पहले वाले स्टेटमेंट में बोलते हैं तुम पढ़ते हो या तुम पास हो जाओ, दो में से एक काम करो, या तो तुम पढ़ लो या तुम पास हो जाओ। सर हम पास हो जाएंगे, हमारा पढ़ाई लिखाई का टेंशन मत। जब मैं कैसे पास होऊंगा वो आपका कंसर्न नहीं। या क्या बोलता है
कि कोई एक चीज सही होना चाहिए, एंड बोलता है मेरा सारा चीज सच होना चाहिए। हम पास कैसे होंगे? अब मैं चोरी करके पास हो जाऊं, जो कि अनएथिकल है, पर फिर भी मैं पास कैसे होंगी वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं वही सारे क्वेश्चंस पढ़ के आऊंगा जो मुझे सपने में आएगा कल एग्जाम में आने वाला, और मैं पास हो गया। आपको पास होने से मतलब है ना। अरे घर पे बाबा नहीं बोलते हैं या तो तुम पढ़ लो या पास होकर के दिखाना। जैसे मेरे पापा का कहना बिल्कुल क्लियर था कि भाई मुझे तुम क्या करते हो, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, कोई मतलब नहीं है हमको, भैया रिजल्ट से मतलब, रिजल्ट हमको चाहिए। तो लगे हम टॉप होने का रिजल्ट देते रहे। अब मेरे बदले भैया फर्स्ट होने का, अब मेरे बड़े भैया सेकंड होने का, मतलब ये हमने 3 रिजल्ट देना शुरू किया, अपने अपने हिसाब से रिजल्ट दिया। तो ये कहने का मतलब था, है ना, ये कहने का मतलब था। तो ये सिंपली कहने का मतलब कि तुम पढ़ लो या तुम पास हो जाओ। तो पापा हम पास हो जाएंगे, हम पास हो गए हैं, दोनों में से दोनों चीज सही, हम पढ़ भी लिए और पास भी, बहुत अच्छी बात है। तुम पढ़ रहे हो और तुम पास नहीं हुए, कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं कि तुम पढ़ रहे थे ना, हम खुश हैं उसी से, तुम मेहनत किए ना, बस ये कहने का। अरे स्टेटमेंट दुनिया में ऐसे ही चलता है ना। तुम पास नहीं किए, सॉरी तुम पढ़े नहीं, अब पास कर गए, चलो तब वो बात मान लेते हैं, चलो कोई नहीं, तुम जैसे भी पास किए भाई, अब अगला क्लास में तुम्हारा एडमिशन हम करा देंगे। तुम पढ़े भी नहीं या पास भी नहीं हुए, लाओ डंटा का है रे भाई। समझ रहे? तो मतलब ये सब कहने, ये सब कहोगे सर ये कैसे समझ रहे? देखो इससे हम मशीन बनाने वाले हैं। इन्हीं सब चीजों को पढ़ करके हम ये चीजें, ओ ये चीजें ऐसे होती है, तो हम मशीन हमारा ऐसे बोलता है। तो दस आप फील ले पा रहे हो, हाँ ये सही बात है, हमारे पापा भी घर पे ऐसे ही बोलते हैं, या तो तुम पढ़ लो या नंबर ले आओ घर में, वहां पे देखो, या तो तुम यूजीसी नेट का डिग्री लेके आओ, यूजीसी नेट सर्टिफिकेट देता है भाई क्वालिफाइड, या तो यूजीसी नेट क्वालिफाई हो गया हो, या तुम पढ़ाई करो। तो पापा के सामने अगर भर दिन पढ़ रहे हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि हाँ पापा हम आपके सामने पढ़ रहे हैं, अगर फेल कर जाओ पापा क्या बोलते हैं, कोई नहीं एक बार और मेहनत कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम इतना मान लेंगे। तुम अगर पटना में हो या दिल्ली में हो, घर पे नहीं हो, पढ़ाई कर रहे हो, खूब पढ़ाई करो, रिजल्ट नहीं आए, तो पढ़ता ही नहीं है। तुम कुछ नहीं पढ़े हो, तुम्हारा 2 4 तुक्का सही लग गया, असिस्टेंट प्रोफेसर का आ गया, ओहो बस सर हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं। That is what I am saying. It is very important to understand us कि how exactly it is working on. और फिर अगर मैं आगे देखूं तो false और true में अगर हम देखें तो ये true आता है, and false and false में ये false ही रह जाता है। अब चलते हैं एक और स्टेटमेंट की तरफ, और उस स्टेटमेंट के बाद हम देखते हैं कि ये किस तरह से वर्कआउट करता है। और इस वर्कआउट में हम देखेंगे डिसजंक्शन के बाद हमारे पास क्या आता है, नॉट। क्या आता है, नॉट। तो इसको हम पूरी तरह से मिटाएंगे क्योंकि हमारे पास एक नया स्टेटमेंट आ रहा है। नेगेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, नेगेशन। नेगेशन कहने का कोई डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब सिंपली होता है नॉट, और नॉट कहने का सिंपली सिंबल होता है कुछ ऐसा। कैसा होता है, कुछ ऐसा, ये लगा करके जो बोल रहे हो उसके अंदर नॉट। अब यहाँ पे मेरे पास एक स्टेटमेंट हो सकता है, 2 स्टेटमेंट हो सकता है, फिलहाल मैं इसमें एक ही स्टेटमेंट रखता हूँ, हमें 2 स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो हम एक स्टेटमेंट यहाँ पे हटा देंगे। और यहाँ पे चूंकि मेरे पास कंडीशन भी सिर्फ 2 ही रह जाता है, तो हम ये भी चीज़ें हटा देंगे। और आपको बड़े आराम से पता है कि जब मैं नॉट की बात करता हूं तो नॉट बड़े आराम से बोलता है कि अगर आपका पहला स्टेटमेंट ट्रू है, अगर आपका पहला स्टेटमेंट ट्रू है तो ये नॉट अ पी, तो मतलब जो ट्रू है वो फॉल्स हो जाएगा और जो फॉल्स है वो ट्रू हो जाएगा। जैसे तुम पढ़ते हो, नहीं नहीं हम नहीं पढ़ते हैं, है ना, बदमाशी गुस्सा करते हैं अपने लोग, ऐसे ही बोलते हैं ना, पापा से तुम पढ़ते हो, नहीं हम नहीं पढ़ते हैं, ऐसे नहीं बोल देते भाई, मैं तो बोल देता हूँ, कभी गुस्सा आता हूँ तो मैं तो बोल देता हूँ, तुम पढ़ते हो, नहीं नहीं पढ़ते हैं, आप ही पढ़ते हैं। अरे मैं तो नहीं, मतलब ऐसे नहीं बोलते भाई, मार के दे ही तोड़ देंगे हमको, है ना, उससे क्या है, कितना भी बड़े हो गए पापा पापा होते हैं भाई, है ना। तो आप बोलेंगे तुम पढ़ते हो, नहीं हम नहीं पढ़ते हैं, तुम नहीं पढ़ते हो, पापा हम पढ़ते हैं, ऐसे ना कहीं बोल देते हैं अपने। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये इस तरह के स्टेटमेंट्स, अब बोलोगे सर ये सब स्टेटमेंट्स आप क्यों बार बार बोल रहे हैं, ये सारे स्टेटमेंट्स हमारे कॉन्सेप्ट्स में अभी आने वाला है भाई साहब, है ना, तो थोड़ा रुकेंगे, ये सारी चीजें हमारे कॉन्सेप्ट्स में आएगा। तो नेगेशन स्टेटमेंट के बाद जॉर स्टेटमेंट आता है, क्या आता है, जॉर स्टेटमेंट। तो हम चलते हैं जॉरिंग स्टेटमेंट की तरफ, कहाँ चलते हैं, जॉर स्टेटमेंट की तरफ। यहाँ पे हम जॉर
यहाँ पे हम बदलते हैं, सिंपली इसको बोलते हैं जॉर। क्या बोलते हैं? जॉर। एक्स ओ आर, और इसको लिखते कैसे हैं? कुछ इस तरह के प्लस सिंबल, और यहाँ पे सिंबल क्या हो जाएगा? ए जॉर, और ए जॉर बी में बोलता है कि या तो तुम दोनों सच बोल दो या झूठ बोल दो तो हम तुम्हारा मानेंगे, अदरवाइज हम कुछ नहीं मानेंगे। अरे भाई ये सब खूब होता है भाई। या तो दोनों, देखो ये 1-1 क्या होगा? जॉर कहने का मतलब क्या है कि सर जब भी हमारे पास जॉर आएगा तो इसके सिंपली कहने का मतलब है कि दोनों में से कोई एक मेरा अगर ट्रू है तो हम इसको क्या बोल देते हैं? जॉर स्टेटमेंट। और अगर फॉल्स है तो हम इसको क्या बोल देंगे कि सर मेरा स्टेटमेंट इस पे क्या रहेगा? तो इसमें हमारा स्टेटमेंट कुछ भी नहीं, जो सिंपल स्टेटमेंट्स हैं उसी के आधार पे होगा कि अगर या तो दोनों सच बोल दे रहे हो तो सही मान लेंगे, या फिर दोनों झूठ बोल दे रहे हो तो हम झूठ मान लेंगे, है ना? तो इसीलिए अगर ये है तो यहाँ पे 0 हो जाता था, ये यहाँ पे यहाँ, और ये ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे सर सिर्फ फॉल्स हो जाएगा, बाद बाकी। सर इसका मतलब नहीं समझ में आया, आप चलिए इसको मैं हाईलाइट करके कर देता हूँ ताकि आप डिफरेंस कर पाएंगे और जोर के इसको भी मैं मिटा कर। सर इसके क्या कहने का मतलब, जोर कहने का मतलब क्या होता है पहले ये हम देखेंगे। जोर कहने का मतलब होता है, आपको एक्सक्लूसिव और था, 0-0-0 होता है और 1-1 0 हो जाता है। हम लोगों ने ये किया हुआ था कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी, और कई जगह पे जॉरिंग जहां जहां भी आ रहा था वहां पे। जॉरिंग कहने का मतलब होता है कि जब दोनों एक जैसा स्टेटमेंट बोलता है तो हम उसको मान लेते हैं कि ये फॉल्स है। जैसे तुम पढ़ते हो और मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं तुम नहीं पढ़ते हो, इसको हम लोगों ने याद है ना, इसको बनाया था। तो इसको कैसे बनाया था? ए अजॉर बी बराबर क्या होता है? ए बी बार प्लस ए बार बी। अगर हम देखेंगे सेंटेंस तो ये कुछ इस तरह का होता है। अब ये बड़ा खतरनाक था। इम्प्लीकेशन सिंबल की अगर मैं बात करता हूं, ये इम्प्लीकेशन सिंबल की बात करता हूं, मैं एक बार समराइज कर लेता हूं। हम यहाँ पे सिंपली जॉर की बात करते हैं। जॉर में जब बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू then it will be false, and both statements are false then it will be obviously false. But if it is any one of them is saying a true, then हम लोग मान लेते हैं कि ये बातें सही होंगी, और ये हम कहाँ मान लेते हैं? जॉर के ऊपर। अब हम लोग आते हैं एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के लिए जिसका नाम है इम्प्लीकेशन। और इम्प्लीकेशन में हमारे लिए बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से लेके आते हैं, और इस कॉम्प्लिकेशंस में अब हम पढ़ेंगे कि भैया ये कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या लेके आते हैं और कैसे यहां से हाइपोथेसिस और कंक्लूजन, ये दो कीवर्ड्स मैं आज क्वाइन कर रहा हूं, हाइपोथेसिस एंड। आज मैंने ऐसे कोई भी टेक्निकल वर्ड्स यूज नहीं किए हैं जो आपको लगे कि भाई ये दुनिया का, अब चूंकि यहाँ पे जो आपको लगे कि दुनिया का बहुत ही अचरज कुछ अनूठा अजूबा चीज पढ़ा रहे हैं सर जी, नहीं। मैं पहले ये फील करवा रहा हूं आपको कि भाई हम कोई अनूठा चीज नहीं पढ़ रहे हैं, सिंपल सिंपल चीजें पढ़ रहे हैं। बस यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन की बजाय मेरे पास क्या होगा? एक स्टेटमेंट। और यही स्टेटमेंट्स हम किसको समझाने और सिखाने वाले हैं? अपने डिवाइसेस को समझाने और सिखाने वाले हैं। और इसमें क्या बोलता है कि अब ये बड़ा बड़ा प्यारा है। इसका मतलब क्या था? इफ, इसका मतलब क्या था? इफ और देन क्या था? इफ डैश डैश डैश, मतलब इफ P1 देन P2, यही कहने का मतलब था ना। अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिखता हूं, अगर मैं इसको लिखता हूं, अगर ये सिंबल क्या दिखा रहा है? ये सिंबल दिखा रहा है कि इफ P1 देन, मतलब P1 इंप्लाइज दैट। और इसके बहुत सारे और भी सिनोनिम्स हैं, हम लोग अभी देखेंगे इसको। ये मेरा बस अभी इंट्रोडक्टरी क्लास है कि हमारे स्टेटमेंट्स कैसे आने वाले हैं, मैं उसको कैसे पढ़ने वाला हूं इन द क्लासरूम, और आपको कैसे समझना है विथ रेस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ स्टूडेंट इन द क्लासरूम। तो हम अगर बात करते हैं कि भाई ये क्या था, तो जैसे इफ P1, अगर P1 सही है तो P2 भी सही है या नहीं, इसके रेस्पेक्ट। देखो ये बड़ा अच्छा है,
मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे हम कुछ कंक्लूड करेंगे, कुछ हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स बोलेंगे जिसके आधार पे हम कुछ कंक्लूज करने वाले हैं। तो कुछ हमारे प्रिडिक्शंस होंगे और कुछ हमारे कंक्लूजन्स है, कुछ हमारे प्रपोजिशंस होंगे, उसके हिसाब से कुछ हमारा कंक्लूजन आएगा। मतलब अगर आप पढ़ते हो, इसका मतलब हिंदी में क्या होगा, अगर आप पढ़ते हो तो आप पास हो जाओगे। ये परम सत्य है सर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट, अगर आप पढ़ते हो और आप फेल हो जाते हो तो भैया रिजल्ट इंपॉर्टेंट है ना, आप फेल हो गए तो हो गए, आप कितना भी पढ़ लो, इससे थोड़ी कोई मानने वाला है। ये बोलता है। आप नहीं भी पढ़ते हो, आप नहीं भी पढ़ते हो और क्या हो जाते हो, पास हो जाते हो। सर ये बहुत अच्छी चीज है, मुझे तो दुनिया में यही चाहिए, बिना पढ़े पास हो जाऊं। ये कौन बोलता है, इम्प्लीकेशन बोलता है, ये मैं नहीं, मैं इफ एंड देन। अगर आप पढ़े पास हो गए तो पास हो गए ना, फाइनल रिजल्ट में क्या चाहिए, पास होना, मेरा एम क्या है, पास होना। अब इसी को बोलेंगे कुछ, इसको बोलेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। दूसरा स्टेटमेंट, अगर आप पढ़ते हैं और आप फेल पास नहीं होते हैं तो सर हम मानेंगे नहीं कि आप फेल हो गए हैं, ऑब्वियसली सर फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा ये। दूसरा, आपने नहीं पढ़ा और आप पास हो गए तो सर इससे अच्छा बात क्या है, आप नहीं पढ़े और आप नहीं पास हुए, ये तो सर परम स्टेटमेंट है, ट्रूथ है, ये पूरा सच है। क्या है, पूरा सच है। आप नहीं पढ़े, आप नहीं पास हुए, ये तो परम सत्य, ना पढ़ोगे ना पास होगे। लेकिन आप नहीं पढ़े और पास हो गए, दुनिया मानेगी कि हम आप पास हो गए। आप खूब पढ़े लेकिन ये आपका रिजल्ट नहीं आया तो हम क्या मानते हैं, आप पास नहीं हुए हैं। और ये उसको डबल हार्ट बना के रखेंगे और ये टेबल आपको निश्चित रूप से याद रहना चाहिए। क्योंकि इसके बिना हमारा काम होगा नहीं, इसके बिना हमारा काम होगा नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब लास्ट स्टेटमेंट चलता है हमारा, लास्ट स्टेटमेंट चलता है बाय कंडीशनल। क्या है, बाय कंडीशनल। ये क्या है, बाय कंडीशनल। बाय बाय कंडीशनल। और बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स के जो स्टेटमेंट्स आते हैं वो कैसे आते हैं, वो बस दोनों तरफ से ऐसे हो जाते हैं, ये दोनों तरफ से ऐसे हो जाते हैं। अब स्टेटमेंट्स में भी यहाँ पे कुछ ऐसे हो जाते हैं। अब इसके कंक्लूजन्स भी बड़े ही शानदार और खतरनाक होते हैं। जॉर के जस्ट अपोजिट होता है, जॉर के जस्ट अपोजिट। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको P1 और बोथ इम्प्लीकेशंस, इसको आपको जनरली दो ही दिखेगा डंटा तो आप हड़बड़ाएंगे नहीं, है ना, ये ऐसा कुछ दिखेगा। तो इफ करने वाला इफ एंड ओनली इफ P1 देन P2, कहने का मतलब देन P2, इफ P1 देन P2। कहने का क्या मतलब है कि अगर पहला सच है तो दूसरा को भी सच होना पड़ेगा। ये कह, अगर पहला झूठ है तो दूसरा को भी झूठ होना पड़ेगा। मतलब अगर दोनों सच है तो हम स्टेटमेंट मानेंगे ट्रू है, दोनों फॉल्स है तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई सच है। बाद बाकी टाइम में अगर कोई एक सच बोल रहा है और एक झूठ बोल रहा है तो हम बोलेंगे ये बात झूठ है। क्योंकि ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया ना, ये अब तक का सबसे शानदार कॉन्सेप्ट मैंने लैंग्वेज वे में, लिंग्विस्टिक वे में पढ़ाया। और आप विश्वास मानेंगे कि ये जो लिंग्विस्टिक वे है ये सुनने और समझने में बड़ा आसान लग रहा होगा आपको, लेकिन इसका एक अपना ही मजा होता है। और कैसे मजा होता है और कैसे मजेदार होता है ये बस आप ऐसे समझेंगे कि जब भी मैं बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बात करता हूँ पढ़े समझेंगे, अगर आप पढ़ते हैं तो आप निश्चित रूप से पास हो जाएंगे। इसके स्टेटमेंट कहने का मतलब यह इफ का इम्प्लीकेशन बाय कंडीशनल है, अगर आपने पढ़ा तो आप निश्चित रूप से पास होंगे, ये इसका स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। इफ कहने का मतलब हमारे बोलने का तरीका यही होता है। और मैं इसी से एक इंसान की, मैं बोलता हूँ ना, हम एक ह्यूमन मशीन है, हम एक ह्यूमन मशीन है कि ह्यूमन बॉडी है जो किसी चीज को समझते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं। तो लाइक वाइज अगर मैं बात करता हूँ तो वैसे ही हम बात करेंगे कि अगर मेरा पहला, अगर मैं बोलता मैं पढ़ता हूँ मैं फेल हो गया हूँ, कतई झूठ बोल रहा है ये।
आप पढ़े और आप फेल हो जाएंगे, हो ही नहीं सकता है। अब पढ़ने का कुछ स्टैंडर्ड है ना। मैं जैसे मेरी ये मैं इम्प्लीकेशन बाय कंडीशन वाले स्टेटमेंट हूँ। अगर आप पढ़ोगे तो निश्चित रूप से पास होगे, ये मेरा आज नहीं होगे अगले बार कर जाओगे, लेकिन तुम आप पास जरूर होगे, ये मैं ऐसा मानता हूं। मैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स में बाय कंडीशनल को ही मानता हूं, यूनी कंडीशनल वाले को नहीं। आप जैसे तैसे करके पास अगर हो भी जाते हैं तो आपको कभी कॉन्फिडेंस है, कई बार होता है ना कि वो सेटिंग गेटिंग से पास हो गया है। कई बार बच्चे बोलते हैं सर उसका सेटिंग था, क्वेश्चन आउट था, क्वेश्चन मिल गया था, फलाना ढिमकाना। मैं इन सब चीज को मानता ही नहीं हूं। मैं मानता हूं कि अगर आपने पढ़ा है तो आप पास निश्चित, और मेरे सारे स्टूडेंट इस चीज को प्रूव करके दिखाए हैं। प्रूव मैं नहीं किया, मेरे स्टूडेंट ने प्रूव किया कि हाँ सर इस बार मेरा रह गया था 5 नंबर से, 6 नंबर से या 8 नंबर से, या बहुत ज्यादा सर मेरा गैप था, लेकिन 2 साल 3 साल बाद उन्होंने कॉल किया और बोला कि सर मेरा रिजल्ट आ गया, थैंक यू सो मच, आई विल बी ऑब्लाइज्ड फॉर दिस फॉर योर माई ऑल लाइफ। तो ये चीजें, और आप नहीं पढ़ते और आप बोलेंगे आप पास होंगे, हो ही नहीं सकते हैं। और आप बोले कि आप पास पढ़ लिए हैं और आप पास नहीं हो रहे, हो ही नहीं सकता, मतलब आपके पढ़ने में कुछ गड़बड़ है। ये कहता है आपने पढ़ा नहीं और आप पास हो गए, पूरा झूठ बोल रहा है ये। कोई बोलता है ना कि गांव वगैरह सब में खूब चलता है, अरे फलमा तो बाप रे बाप आईएएस बन गया, या फलमा यूजी नेट का एग्जाम निकाल लिया। तो कैसे निकाल लिया भाई, पढ़ा नहीं, घर पे ही बैठा हुआ, पता चलता है वो तो झूठ बोल रहा था, वो तो कोनो झुटका छोटका मोटका बोला कि नहीं। ऐसे तो मुंबई में हूं ना, होटल में मैनेजर है, गया तो क्या था, वेटर था, है ना। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं। सो अप टू हियर आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव लर्न टुडे। सो वी हैव स्टार्टेड विद अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटर्स एक्चुअली, कि व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ इट। हमने सबसे पहले इसी चीज की बात की कि भैया क्या होता है फंडामेंटल ऑफ प्रोपोर्शनल लॉजिक, और इसके आधार पे हमने देखा कि ये क्या चीजें थी। तो ये मैंने बस दिखाया कि ये कैसे ऑपरेटर्स होते हैं, और इन्हीं ऑपरेटर्स की मदद से हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स आएंगे। तो कंजक्शन आएगा कंपाउंड स्टेटमेंट में, फिर डिस्ट्रक्शंस आएगा, है ना, फिर हमारे पास और स्टेटमेंट्स आएंगे, जॉर स्टेटमेंट्स आएंगे, देन हमारे पास इम्प्लीकेशन सबसे ज्यादा आएगा, और बाय कंडीशन आएगा। और इन्हीं सारे स्टेटमेंट्स के कॉम्बिनेशन से हम प्रिडिकेट लॉजिक बनाएंगे। तो ये वर्ड फिर से मैंने कुछ नया लिया है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट या फिर टॉपिक टू लर्न है, प्रपोजिशनल और द प्रिडिकेट लॉजिक्स, जिनका बेसिक्स हमारे और आपके लैंग्वेज के स्टेटमेंट्स के कॉम्बिनेशन से एक फाइनल कंक्लूजन की हम बात करते हैं। तो मैं इसी के साथ आज की सभा समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि somehow somewhere you have taken a feel that we are going to complete this session. So thank you so much for today's class. We will meet in the next class with all the aspects. So thank you so much.